गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से रूलर्स आए थे इनके बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमें इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाउ डिड द दिल्ली सुल्तान्स एक्सपांडेड फ्रॉम ए गैरिसन टाउन टू एन एम्पायर। अब गैरिसन टाउन क्या होता है? ओके, एक ऐसा टाउन जहाँ पर वो अपना किला बना लेते हैं, जहाँ पर उनके सारे वेपन्स, उनके सैनिक रह सकते हैं। ऐसे टाउन्स को हम बोलते हैं गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन की खास बात क्या है? वहाँ पर उनका किला बना हुआ रहता है। किला यानी अपना पैलेस, जहाँ पर उनके पास हथियार रखने की जगह, मॉडर्न हथियार, उसके साथ साथ के सैनिक, मिलिट्रीज सब वहाँ पर ट्रेन करती है। ऐसे इसको हम बोलते हैं गैरिसन टाउन्स। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। द मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड इन 1206। मुस्लिम रूलर्स का रूल 1206 में स्टार्ट हुआ। However, it was difficult for them to establish a solid hold over India till 1506. Local rulers kept fighting back at each front. The sultans usually stayed in Delhi. They found it difficult to remotely control the garrison towns of Bengal and Sindh. The fragile communication routes would snap due to rebellion, war, or even bad weather. Their control was limited to the fortified towns. These areas beyond these towns were not under direct control of the sultans. हालांकि जब 1206 में मुस्लिम रूलर्स या फिर दिल्ली सल्तनत के रूलर्स का रूल स्टार्ट हो गया, बट लेकिन 1506 तक उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलें आई रूल करने में। रीज़न था कि गैरिसन टाउन से, जहाँ पे इनके फोर्टिफाइड टाउन से, जहाँ पे इनके किले बने हुए थे, वहाँ तक संदेश जाने में, यानी मैसेज जाने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता था कभी को, क्योंकि बिकॉज द लोकल रूलर्स थे उस समय, वो इनके अगेंस्ट थे, तो वो कभी भी वॉर डिस्प्यूट्स करना स्टार्ट कर देते थे, या कभी कभी कोई मैसेज जा रहा होता था तो उस मैसेज को रास्ते में रोक दिया जाता था, वहाँ पे वॉर चालू हो जाता था, या फिर खराब मौसम की वजह से। सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनको होती थी बंगाल साइड, यानी कि वेस्ट बंगाल साइड आने में, या फिर पाकिस्तान की तरफ संदेश देने में, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उनकी कैपिटल कहाँ थी? दिल्ली थी। वो दिल्ली पर ही रूल करते थे, बट लेकिन वहाँ से बंगाल भी बहुत ज़्यादा दूर है, एंड वेल एज द सिंध यानी पाकिस्तान भी बहुत दूर था। सो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आती थी उनको मैसेज देने में। तो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। ओके, कि यहाँ पर सिंध एंड वेस्ट बंगाल, इन द एंशिएंट टाइम बंगाल और सिंध में, इन द मॉडर्न पीरियड बंगाल और पाकिस्तान। However, the fortified towns depended on the outskirts area for their supplies. When the areas on the outskirts refused to trade or donate supplies, the rulers often plundered their own regions to obtain supplies for fortified towns. The local rulers also attempted to conquer Delhi to expand their own empire, and the Afghans tried to conquer Delhi to establish their kingdom in India. और उसी दौरान जो फोर्टिफाइड टाउन्स में कभी जैसे सप्लाईज नहीं मिलती थी, फोर्टिफाइड टाउन्स में अगर राजा को जरूरी नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें जैसे इनके हथियार हो या इनके किले में हथियार, उनके सैनिक हो, वहाँ पे ये सब सामान, उनके साथ खाना का सामान है और भी सामान सप्लाई की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये फोर्टिफाइड टाउन से जो पीपल्स थे उस समय, वो लोग अपने आसपास के टाउन से, वहाँ से ही काम चला लेते, जो भी सप्लाई चाहिए रहती थी। और कभी अगर सप्लाईज नहीं चाहिए, अगर नहीं मिलती थी, तो वहाँ के जो ट्रेडर्स ट्रेड करते थे उनके थ्रू लोग सप्लाईज को फुलफिलमेंट करते थे। इस दौरान लोकल रूलर्स ने काफ़ी सारे अटैम्प्ट करे कि दिल्ली पर अटैक करके वहाँ पर अपना रूल स्टैब्लिश करे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान से भी जो नॉवेल्स थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर इंडिया में अपना राज्य, अपना किंगडम स्टैब्लिश करे। ओके, बिटवीन 1266 and 1296 the sultan were able to conquer the internal frontiers under the reign of Ghiyasuddin Baban, Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. Control was established all over the fortified towns and the areas surrounding them. Hunters, gatherers and nobody herders are expelled from the forest, and the forest land was declared for farming. The cleared land was distributed among the peasants for the purpose of farming, and then agriculture was on priority. At the same time, a regional trade was prompted, new trade routes were planned and new fortress and towns were built along the way. अब इसी दौरान सबसे जो कहते हैं प्रभावशाली जो राजा थे वो फ्रॉम द खलजी डायनेस्टी में से गियासुद्दीन बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत में पावरफुल राजा थे।
जिन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करा और इन फोर्टिफाइड टाउन्स पे कंट्रोल हासिल किया। इसके साथ साथ जो उन्होंने हंटर्स थे, गैदरर्स थे, जो ट्राइबल पीपल जो जंगलों में रहते थे उनको वहाँ से भगा दिया गया और जंगलों को खाली कर दिया गया एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इनके राज्य में एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द प्रायोरिटी। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स जो थे, रीजनल ट्रेड्स, उनको भी रोक दिया गया, कम कर दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने रीजनल जो ट्रेड्स थे उनको बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने नए ट्रेड रूट्स भी बनाए। ओके, अब अगर हम अलाउद्दीन खिलजी जो थे, वन कहते हैं दिल्ली सल्तनत में वन ऑफ द पावरफुल राजा रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा पोर्शन कॉन्कर करा था। आगे बुक में पेज नंबर 30 पर एक मैप है जहाँ पर दिल्ली से ही काफ़ी सारे ओरिजिन पॉइंट आ रहे हैं। ये सारे जो रास्ते हैं, रास्ते के थ्रू ये जो रीजन से, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने साउदर्न एम्पायर को हासिल करने का ये रूट है। ओके, इन्होंने इस रूट से इन्होंने पूरा सदर्न इंडिया को कॉन्कर करा था या फिर अपना किंगडम को एक्सपांड किया था। द नेक्स्ट फेज ऑफ द ग्रोथ took place during 1296 to 1351 when the sultans conquered the external frontiers. The military expedition started under Sultan Alauddin Khilji and ended with Sultan Muhammad bin Tughlaq. Though these expeditions, the sultans were able to extend their control to southern India, then they had added elephants and horses to their armies, captured slaves and looted precious matter from the conquered regions. अब मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने मैप बताया था, इसीलिए बताया था कि केवल दो ही राजा थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपना जो किंगडम है उसको एक्सपांड किया था, सदर्न रीजन्स तक लेके गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी आर्मीज में घोड़सवार और जो एलिफेंट्स के जो जिसको कि हम स्लेवरी सोल्जर्स बोलते हैं, जो कि हॉर्स बैक और एलिफेंट्स पे रहते हैं, ऐसे सोल्जर्स को अपने आर्मी में इंक्लूड किया था। ओके, आर्मीज में अपने इंक्लूड किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अपने सदर्न पार्ट जहाँ पे इन्होंने युद्ध किया था वहाँ से कुछ गुलाम बनाए। इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें लूटी गई सदर्न इंडिया से। ओके, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत मैनी पीपल कन्वर्टेड टू इस्लाम। एज पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड, द रूलर्स फेल्ट इट वाज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड इन देयर region. Therefore, they built many places of worship throughout the kingdom. Thus, they expanded their reign from garrison town to empire. इसके साथ साथ एक और चीज़ दिल्ली सल्तनत के टाइम में कि बहुत सारे पीपल्स इस्लाम धर्म को उन्होंने अपनाया, वो कन्वर्ट हो गए। ओके, पहले शायद कोई दूसरा धर्म होगा तो अब उससे वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए। ओके, अब सिंस इस्लाम धर्म में जो पीपल ज़्यादा कन्वर्ट हुए तो वहाँ के राजाओं ने बहुत सारे ऐसे वर्शिप प्लेसेस बनाए, ऐसे मीन्स लाइक मस्जिद बनाई जहाँ पे पीपल आके वहाँ पर प्रेयर कर सके और उनमें आपस में भाईचारा बने। उसी का एक इमेज है पेज नंबर 31 में, जहाँ पर बेगमपुरी मॉस्क यानी बेगमपुरी मस्जिद बनाई गई है, जो ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक एट जहानपुर इनके नया कैपिटल में, जो बुक में आपको इमेज दिख रही है वो कैपिटल दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद की है। ओके, इसके साथ साथ अब यहाँ पर अब हमें ये समझ में आया कि कैसे इन्होंने गैरिसन टाउन से अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर या अपना साम्राज्य बनाया। हाउ डिड दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्टर एंड कंसोलिडेट देयर एम्पायर। ओके, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वो अपने राज्य को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करते थे, इसमें हम ये जानेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका था यूज ऑफ स्लेव्स टू असिस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो जो गुलाम बनाते थे अपने गुलाम्स को ही यूज करते थे इन द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए जानते हैं, बिटवीन 1206 to 1526 दिल्ली sultans fought many battles to expand their region. Their administration and integration of such vast kingdom required a reliable administrator. Earlier rulers appointed their heirs, chieftain and aristocrats as governor, but Sultan Alauddin started appointing special slaves and बंधकगण for administrating and military services. एंशियंट टाइम में ऐसा नियम होता था कि जो जैसे जो राजा होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने मिनिस्टर्स अपने परिवार में से किसी पर्सन को रखता था। ओके, बट लेकिन जैसे सुल्तान जब इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया तो इन्होंने एक नया परंपरा स्टार्ट की। इन्होंने जब अपने जो गुलाम बनाते थे, जो उनके वफादार गुलाम होते थे, उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करने के लिए देते थे या फिर मिलिट्री सर्विस संभालने के लिए देते थे। लेटर द खलजी एंड द तुगलक्स नॉट ओनली कंटिन्यूड यूजिंग स्लेव्स but also raised ordinary people to high positions such as governors and generals. उसके बाद जब खलजी और तुगलक डायनेस्टीज के राजा आए तब उन्होंने
लोकल पीपल्स को भी हाई पोजीशन और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए देते, उन्हें भी गवर्नर जनरल बनने का मौका दिया। इसके साथ साथ गुलामों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या मिलिट्री सर्विसेज में जोड़ने का सबसे पहला काम इल्तुतमिश ने किया था। ओके, द डिपेंडेंट ऑन दिस एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सुल्तानत। However, sometimes the conflict between the old and the new nobility led to the political instability in the region. हालांकि इससे फ़ायदा बहुत होता था कि एक लोकल पीपल भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनता था, बट लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती थी जो पुराने मिनिस्टर्स होते थे और जो नए मिनिस्टर, जो यंग मिनिस्टर जो कि लोकल पीपल्स बने, इनके बीच में काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट्स होता था। सम ऑफ द पर्सन सजेस्ट दैट द रूलर्स वेयर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस अपॉइंटमेंट। और कुछ ऐसी तवारीख पाई गई हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि काफ़ी सारे रूलर्स को इसका क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था इनके पुराने मंत्रियों से कि आपने ये न्यू अपॉइंटमेंट्स जो करी है लोकल पीपल से क्यों की। ओके, अब इसके साथ साथ इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक और चीज़ जो सामने थी वो आई थी इक्ता और इक्तादार सिस्टम। ओके, क्या होता है ये समझिए। द रूलर्स असाइन मिलिट्री कमांडर्स द जॉब ऑफ द रीजनल गवर्नर्स। रूलर्स ने जो मिलिट्री के जो कमांडर्स होते थे, जो हेड ऑफ द मिलिट्री होता था, उन्हीं को रीजनल गवर्नर्स बना रखा था। हमने किसी रीजन का गवर्निंग बॉडी वही है। ओके, द पीस ऑफ लैंड अलॉटेड बाय द सुल्तान वाज कॉल्ड इक्ता एंड द लैंड होल्डर वाज कॉल्ड इक्तेदार और द मुफ्ती। इक्ता मतलब किसी पर्सन को लैंड लीज पर देना। ओके, जो लैंड देना हो गया उसको इख्ता बोलते थे, और जिस पर्सन को उसने दिया है लैंड होल्डर, जिस लैंड होल्ड कर रहा है, उसको इक्तदार बोलते हैं या फिर मुफ्ती बोलते हैं। द मुफ्ती इज वेरी अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। और जो ये लीज होती थी, ज़मीन की जो लीज होती थी, मतलब से किराए पर देना समझ लो, ये कुछ पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द रीजन। और इसके साथ साथ जो ये इक्तदार होते थे, ये इनकी जिम्मेदारी होती थी कि जितना भी लैंड इनके अंडर में रहता वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनकी होती थी। ओके, इसके साथ साथ उनको मिलिट्री कैंपेन्स को भी लीड करना रहता था, टैक्स कलेक्ट करना था। सपोज करो उसको पूरा एक गांव का पूरा पर्टिकुलर लैंड दे दिया हो, वहाँ के पीपल जितने भी रह रहे हैं, तो उनसे टैक्स कलेक्ट करना, वहाँ के मिलिट्री को संभालना, इस सब इक्तदार का ही काम हुआ करता था। ओके, एंड कलेक्टिंग टैक्स फॉर विच दे वर पेड एज सैलरी, और इसके बाद उनको सैलरी मिलती थी। द मुफ्ती हैज़ टू यूज द अमाउंट कलेक्टेड टू टैक्सेशन टू पे द सैलरी ऑफ हिज सोल्जर एंड मैनेज हिज ओन एक्सपेंसेस। के साथ साथ अब उसको सैलरी मिलती थी, जो उसका जैसे लीज पे उसने किराए पे तो लिया, उसके साथ साथ टैक्स रिवेन्यू मिलता था, उसके बदले उसको सैलरी भी मिलती थी। तो वो अपनी मिलिट्रीज पर्सनल को दे देता था या अपने खुद की खर्ची के लिए इस्तेमाल करता था। इसके साथ साथ उन्होंने अपने इसमें अकाउंटेंट, ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वो पर्सन होता है जो कि सारा जिसे क्या कहते हो आप लोकल लैंग्वेज में खाता संभालना, कि पैसे के लेन देन का पूरा ब्यौरा देना, पूरा खाते को संभालना, इसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। पूरे पैसे का कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ से आया, इस सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ये काम होता है अकाउंटेंट का। ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू ट्रैक द अमाउंट ऑफ टैक्स collected. They also checked whether the muftis collected tax as ordered by the state and whether they maintained the proper number of soldiers in the army as prescribed by the state. अब जो अकाउंटेंट का काम क्या होता था कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, कितना आया है और कितना आना चाहिए, ये सब देखना। ओके, इसके साथ साथ जो मुफ्तीस को, इक्तदार्स को जितनी ज़मीन दी उतना अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया है कि नहीं, या उसके साथ साथ एक और चीज़ की उन्होंने इतने सोल्जर्स मेंटेन करे हैं कि नहीं। ओके, जितना कि राजा ने बोला था कि आपको इतने सोल्जर्स मेंटेन करके रखने हैं, आप इतने सोल्जर्स मेंटेन करके रख रहे हैं नहीं, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान देता। ओके, फिर आता है डोमिनेशन ओवर समानतास। समानतास मैंने आपको बता दिया था, लोकल रूलर्स होते थे ना, बड़े बड़े जमींदार्स होते थे या लोकल रूलर्स होते थे, उनको हम समानतास बोलते थे। तो उनके ऊपर डोमिनेशन करना, डोमिनेट करना। ओके, कैसे करते थे आइए देखते हैं। देयर समटाइम्स बॉट द hinterland of cities under their control and impose their authority on the local chieftain and rich landlords called samantas. Under Alauddin Khilji, the land was reassessed and collection of the land revenue was brought under the control of the state. अब समानतास पर कंट्रोल कैसे किया कि उनके जो लैंड को है वो अपने अंडर में ले लेंगे। इन द सेंस लैंड समानता से कहीं होता था, पर लेकिन उसको उनके कुछ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू या फिर टैक्स पे करना रहता था। अदर सर वो टैक्स पे करने में फेल हो जाते थे तो उनसे वो ज़मीन छीन ली जाती थी और जो उनका पद होता था समानतास का वो छीन लिया जाता था, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया का जो लोकल हेड बना हुआ था उस पद से उसको हटा दिया जाता था। इसके साथ साथ टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, administrators were assigned to manage this land, revenue collectors were assigned to maintain,
स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द अकाउंट्स। अब टैक्स इम्प्लीमेंटेशन यानी टैक्स कहाँ कहाँ किस सोर्स से टैक्स को लेना है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने भी होते थे उनका काम होता था ज़मीन को नापना, कितनी ज़मीन है, कितनी टोटल अमाउंट ऑफ ज़मीन उनके स्टेट में है। रेवेन्यू कलेक्टर्स का काम होता था कि वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल करे जितने भी अकाउंट्स, मतलब ओवर द अकाउंट्स मीन्स कितना पैसा आना चाहिए इसके ऊपर कंट्रोल करना। ओके, द राइट्स ऑफ द लोकल चीफियन टू इम्पोज टैक्स वर रिवोक्ड एंड दे वर देमसेल्फ फोर्स्ड टू पे टैक्स। इसके साथ साथ जो लोकल चीफियंस या फिर जो समानतास होते थे उनसे जो टैक्स ना लेने का वो चलती आ रही थी रिवाज, उसको बंद कर दिएगा और उनको बोला गया कि वो टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि डोमिनेशन और समानता कैसे किया गया था, उनसे टैक्स लेना, पहले टैक्स नहीं लिया जाता था समानता से, पर लेकिन अब उनकी जितने भी लैंड उनके राज्य में सपोज करो कि पर्टिकुलर एरिया के वो लोकल हेड थे, वहाँ पर जितना भी एरिया उसका आ रहा है वहाँ पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा उस एरिया के हिसाब से। अलाउद्दीन खिलजी इम्पोज 4 टाइप्स ऑफ टैक्स ओके ऑन नॉन मुस्लिम्स। ओके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उन्होंने नॉन मुस्लिम्स पे 4 टाइप्स ऑफ टैक्स इम्प्लीमेंट किए थे। ओके, एक जियाजे यानी पोल टैक्स, खारिज यानी लैंड टैक्स, खरी यानी हाउस टैक्स एंड चारी यानी पेस्चर टैक्स। ओके, अब जो खर्च होता है वो ज़मीन के ऊपर टैक्स होना, करी यानी अपने घर में आप रह रहे हो उसका लिए आप टैक्स पे करो, चारी यानी जो आप अपने जो जानवर है उनको आप चरवाने जाते हो तो उसके लिए चारी टैक्स लिया जाता था। जिजिया यानी पोल टैक्स यानी जो आप रोड कमर्शियल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए जिजिया नाम का टैक्स था, उसके लिए यूज़ किया जाता था। However, the administration and consolidation of the empire was highly difficult as it was still expanding. हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, बिकॉज उनका जो एम्पायर था एक्सपांड होता जा रहा था। तो जैसे जैसे एम्पायर एक्सपांड होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ए वास्ट एम्पायर। ओके, देयर वर सो मेनी एरियाज दैट वर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सुल्तान। और इससे रिजल्ट ऐसा होता है कि जैसे हम लोकल सामान से अपॉइंट करते हैं तो वो उस एरिया में अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर लेते हैं, या फिर वहाँ पे सुल्तान का डायरेक्ट रूल नहीं होता, या फिर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फार ऑफ लैंड्स फ्रॉम दिल्ली। तो इसलिए दिल्ली से अदर पार्ट्स, अब दिल्ली से अगर हम सदर्न इंडिया की तरफ आए, ओके, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, वहाँ से कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और ऐसे टाइम पे जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहाँ पर संदेश जाने में, मैसेज जाने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता था। आज तो अगर बात है, आज तो हमारे पास कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि आप विद इन अ सेकेंड आप अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट लेकिन एंशिएंट टाइम में काफ़ी मुश्किल हो जाता था। ओके, सो काफ़ी मुश्किलें होती थी। तो सुल्तान ट्रस्टेड देयर लॉयल स्लेव्स मोर देन देयर हेयर्स टू हैव देम परफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। और सुल्तान जो होते थे इसलिए उन्होंने अपने स्लेव्स को लोकल रूलर्स बना देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने लोकल जो उनके स्लेव्स, उनके जो गुलाम थे, उन पर ज़्यादा विश्वास करते थे एज़ कम्पेयर टू देयर खुद के परिवार के मेम्बर्स। ओके, थैंक यू।